नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम में आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध के बारे में। आइंस्टीन ने कहा था कि जो द्रव्यमान में जो कमी हो जाती है वो किस में बदल जाती है? ऊर्जा में बदल जाती है। और द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध के लिए एक समीकरण दिया था जिसे हम कहते हैं E बराबर mc² समीकरण। क्लियर? जहां E क्या है? एनर्जी है जो ऊर्जा को व्यक्त करता है, इंडिकेट करती है। m यहां पर मास जो द्रव्यमान को इंडिकेट करता है। और c यहां पर है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, वो भी किसमें? निर्वात में, इन वैक्यूम। और निर्वात के अंदर जो प्रकाश का, लाइट का जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इसका जो मेजरमेंट किया था, मापन किया था, वो रोमर नामक साइंटिस्ट ने किया था। क्लियर? उसके अलावा हम यहां पर बात कर रहे थे कि जो एक एएमयू है, एएमयू क्या है? एएमयू परमाणु का भार ज्ञात करने का मात्रक होता है। परमाणु का भार एएमयू में मापा जाता है। क्लियर? एएमयू की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणविक द्रव्यमान इकाई। और आजकल इसे यूनिफाइड कहते हैं, इसको यू से इंडिकेट करते हैं। और इसका निर्धारण करने के लिए कार्बन जो 12 आइसोटोप है उसको स्टैंडर्ड या रेफरेंस के तौर पर माना गया था। क्लियर? जैसे एक एएमयू बनाया तो एक एएमयू बनाने के लिए किसको मानक माना गया, किसको स्टैंडर्ड माना गया? तो कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर? दूसरी बात, एक एएमयू जो द्रव्यमान में जो कमी हो जाती है वो ऊर्जा में बदल जाती है। तो अगर बात की जाए एक एएमयू के इक्वल एनर्जी कितनी होती है, तो हमने बात की 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, ये भी याद रखना। और ऊर्जा और कार्य का मात्रक लगभग समान होते हैं। तो लास्ट टाइम में हमने यहां हम चर्चा कर रहे थे, तो यहां तक क्लियर होना चाहिए। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा हूं, आप पहले वहां उस क्लास को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लास अपलोड कर रहा हूं और मुझे मोटिवेशन आपके द्वारा मिलेगा। आप जितने ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी लगातार आपके लिए क्लासें लेकर आऊंगा। इसका जो आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के नाम से आपके पास में पीपीटी वगैरह, पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगी। वहां से आप नोट्स उतार सकते हो या डायरेक्ट यहां से भी उतार सकते हो। क्लियर? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं आपसे। चलो अब ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? उस रासायनिक अभिक्रिया के कौन से प्रमुख लक्षण होंगे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक होंगे जिनको देख करके, जिनको ऑब्जर्व करके, जिनको हम मालूम कर सकते हैं, जिनको देख करके हम ये कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। वो रासायनिक अभिक्रिया के कौन से लक्षण है? मतलब मैं ये कह सकता हूं कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसके क्या लक्षण है? क्या क्या देखकर कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो याद रखना, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान या किसी पदार्थों को आप मिक्स करते हो, चाहे रिएक्टेंट वगैरह है उनको आप मिक्स करते हो, और मिक्स करने के बाद में अगर किसी गैस का क्या बाहर निकलना है, कोई भी गैस अगर बाहर निकल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर क्या हो रही है? कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, एनी गैस, अगर कोई गैस बाहर निकलती है दो पदार्थों को मिलाने पर, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई वहां रासायनिक क्रिया हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे चर्चा करूं, जैसे मैं सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, और इस सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर मैं जिंक धातु पर डालता हूं तो आपको पता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिड है, और ये जिंक क्या है? मेटल है, धातु है। तो जैसे इसको धातु पर डालते हैं तो आपको पता है लवण बनता है और साथ में क्या बनती है? एक गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस।
तो यहाँ पर ये क्या हो रही है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। और केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम कह सकते हैं, यहाँ गैस निकल रही है तो हम कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और यहां से ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना कि अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, H2। दूसरे अगर पॉइंट की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो यहां पर हमारे सामने ये निकल के आता है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप, सबसे पहली बात कि अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप क्या होता है तो याद रखना ये एक अविलेय पदार्थ होता है। क्या होता है, अविलेय पदार्थ जो घुलता नहीं है, एक ठोस के रूप में, एक सॉलिड फॉर्म के रूप में जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हो उसके पेंदे में, उस पात्र के, उस कंटेनर के पेंदे में बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है एक सॉलिड के रूप में। जो रिएक्शन मिक्सर होता है, अभिक्रिया का मिश्रण होता है ना, उसमें डिसोल्व नहीं होता, घुलता नहीं है। तो ये अवक्षेप जिसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, इसके कोष्टक में ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब है वो प्रिसिपिटेट बन गया और पात्र के पेंदे में नीचे बैठ गया। अगर किसी रिएक्शन के दौरान किन्हीं दो पदार्थों को आप मिक्स कर रहे हो, मिक्स करने के बाद में अगर अवक्षेप बन रहा है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो भी आप ऐसे कह सकते हो कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्लियर। अगर किसी अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन आ रहा है, किसमें परिवर्तन आ रहा है, रंग में, कलर ही चेंज हो गया, जैसे दो पदार्थों को मिलाया, पहले अलग कलर था, अब कलर चेंजेज हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि वहां पर क्या हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ऐसे ही तापमान में परिवर्तन, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैंने कहा था ये जिंक धातु पर अगर H2SO4 अम्ल डालते हैं तो यहाँ तापमान, उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा भी बाहर निकलती है, टेम्परेचर पहले से चेंज बढ़ जाता है, तो यहाँ तापमान में भी परिवर्तन आता है, चेंजेज इन टेम्परेचर। हम कह सकते हैं कि क्या हो रही है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। फॉर एग्जांपल के लिए हम सफेदी या कली के भट्टे पर जाते हैं, वहां से सफेदी लाते हैं, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, क्लियर, उनको हम घर ला करके किसी मटके में या किसी बाल्टी में पानी डाल करके उसको भिगोते हैं। आपने देखा होगा जब उनको भिगोते हैं तो उष्मा बाहर निकलती है, और पात्र को हाथ लगा के देखो मटके को, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों, अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अगर किसी दो पदार्थों को मिलाने पर तापमान में परिवर्तन आता है तो भी हम कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आपने कुछ देर बाद में देखा मिलाने के बाद में कि वो पानी होता है वो दूधिया हो जाता है, बोलो रंग में परिवर्तन आ गया, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आपने देखा कुछ समय बाद में अवक्षेप पेंदे में नीचे बैठ जाता है तो अवक्षेप भी बनता है, गैस भी निकलती है। तो जरूरी नहीं है कोई एक अभिक्रिया हो रही है तो कोई एक ही, इनमें से किसी एक ही लक्षण को या ऑब्जर्वेशन को आपको प्राप्त हो, एक साथ 4-5 भी प्राप्त हो सकते हैं, सारे के सारे एक रिएक्शन में भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्लियर। अवस्था में परिवर्तन, अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब मेरे भाई एक बात याद रखना, जब कभी भी मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है ना तो CO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है, CO2 गैस, साथ में वाटर वेपर निकलती है। क्लियर। लेकिन वहां पर मोम जो ठोस है वो पिघल रहा है, द्रव में पिघलता है, और वाटर वेपर ये लिक्विड ही होता है, ये पिघलता रहता है। तो यहाँ पर आप ऐसे मत समझना कि कोई ठोस से अवस्थाएं बदल रही हैं, तो अवस्था बदलने का मतलब केवल और केवल यही है कि फिजिकल चेंजेज हो रहा है। नहीं, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में भी अवस्था में क्या आता है, परिवर्तन आता है। क्लियर। तो अगर ये सभी परिवर्तन हो रहे हैं, इनमें से कोई एक भी हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्लियर। ये रासायनिक अभिक्रिया के एक मुख्य लक्षण होते हैं, कैरेक्टराइजेशन होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। क्लियर। चलो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हम किन प्रेक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के कौन से प्रेक्षण है। ऑप्शन ए अवक्षेप का बनना, ऑप्शन बी किसी गैस का बाहर निकलना, ऑप्शन सी रंग में परिवर्तन, ऑप्शन डी आपको कहेगा कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन ई कह दे उपरोक्त सभी, तो आप कह देंगे उपरोक्त सभी, क्योंकि मैंने सारे के सारे स्टेटमेंट वही बोले जो मैंने लिखा रखे। क्लियर। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब समझिए,
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। क्या होता है रासायनिक समीकरण, क्या होता है? सबसे पहले कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें अगर सबसे पहली बात कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसको रिप्रेजेंट ही हम केमिकल इक्वेशन के द्वारा करते हैं, रासायनिक समीकरण के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होता है रासायनिक समीकरण? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसके अंदर हम क्रियाकारक जिनको रिएक्टेंट बोलते हैं, क्रियाकारक और उत्पाद जिनको हम प्रोडक्ट कहते हैं, यदि क्रियाकारक और प्रोडक्ट को, उत्पाद को उनके सूत्र और संकेत के रूप में, उनके सूत्र और संकेत के रूप में लिख दें तो वही क्या बन जाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे ऑक्सीजन को हम हिंदी में ऑक्सीजन न लिख करके O2 लिख दें, उसका सूत्र लिख दिया। सोडियम को हम सोडियम न लिखकर उसका प्रतीक Na लिख दें। ऐसे साधारण नमक होता है, साधारण नमक को साधारण नमक हिंदी में न लिखकर NaCl लिख दे। तो ये सूत्र और संकेत के रूप में व्यक्त करना ही, रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिया है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पास में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उसमें क्रियाकारक और उत्पाद होते हैं। क्रियाकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया होने के बाद में जो पदार्थ नया बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। और इनको सूत्र और संकेत के रूप में लिखना, इनको केमिकल, इनके केमिकल फॉर्मूले या इनके केमिकल सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैं आपके सामने एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मैग्नीशियम रिबन का दहन, किसका दहन? मैग्नीशियम रिबन का दहन। ध्यान से समझिएगा, जब मैग्नीशियम रिबन का दहन करवाते हैं तो हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है, सफेद पाउडर प्राप्त होता है। तो पहला सवाल आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि मैग्नीशियम रिबन के दहन से हमें श्वेत पाउडर प्राप्त होता है, वो किसका है? तो हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्लियर? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब इसी बात को आप ऐसे लिखो, जैसे मैग्नीशियम रिबन है तो मैग्नीशियम रिबन है वो किसका बना है? मैग्नीशियम का। दहन करवा रहे हो, दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अरे किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो जलाने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन होती है। क्लियर? उसके बाद में क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे पास में क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसी को, ये तो हो गया शब्द समीकरण। कैसा समीकरण हो गया? शब्द समीकरण। क्यों? क्योंकि मैंने इसको शब्दों के रूप में लिख दिया, इसीलिए मैंने इसको कहते हैं शब्द समीकरण। अगर इसी को मैं, जैसे मैग्नीशियम मेटल होती है, इसी को मैं ऐसे लिख दूं Mg, और मेटल है, सॉलिड है, इसलिए मैंने S लिखा है। ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन को O2 मैंने लिख दिया गैस। और इसके बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, और चूर्ण है, पाउडर है, तो सॉलिड होता है। इसी को मैं इस रूप में व्यक्त करना, ये क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर? तो देखो मैंने इसी को, मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम न लिखकर शॉर्टकट में Mg लिख दिया। रिबन है, ठोस है, सॉलिड है। ये जो किसी भी पदार्थ की क्रियाकारक होते हैं, देखो यहां पर क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? ये क्रियाकारक है, ये क्रियाकारक है, रिएक्टेंट है, जो कौन सी साइड में लिखे जाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। और ये हमारे पास में क्या है? उत्पाद है, प्रोडक्ट है, जो कौन सी साइड में लिखा जाता है? राइट हैंड साइड में। ये भी कुछ तरीके हैं रासायनिक समीकरण को लिखने का। तरीका ये है कि क्रियाकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में। क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान लगाते हैं, ऐसे तीर का निशान। ये तीर का निशान अभिक्रिया की डायरेक्शन को बताता है। क्लियर? तो रिएक्टेंट को, क्रियाकारक को लेफ्ट साइड में, उत्पाद को राइट साइड में, दोनों के बीच में तीर का निशान। अगर क्रियाकारक 2 या 2 से अधिक है, क्रियाकारक 2 या 2 से अधिक है, चाहे क्रियाकारक हो चाहे उत्पाद हो, उत्पाद तो एक ही है।
अगर क्रिया कारक 2 या 2 से अधिक है तो उनके बीच में देखो ये धनात्मक प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ऐसे और होता तो और प्लस करते जाते, इसका मतलब ये मिक्स हो रहे हैं और आपस में क्रिया कर रहे हैं। क्लियर। और क्रिया कारक है या उत्पाद है, उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है, भौतिक अवस्था होती है, वो उनके कोष्टक में लिखते हैं। उनके किस में लिखते हैं? कोष्टक में। ठोस है तो हम लिखते हैं सॉलिड, ठोस के लिए सॉलिड एस। अगर वो गैस है तो हम लिखते हैं जी, और अगर वो लिक्विड है तो हम लिखते हैं एल, और अगर वो जलीय विलयन की अवस्था में, कैसे है? जलीय विलयन, तो हम लिखते हैं एक्वस। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। क्लियर? क्लियर। चलो देख लो, यहां पर मैंने लिखा है कि क्रिया कारक और उत्पाद की फिजिकल स्टेट को हम उनके ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। सॉलिड के लिए हम एस लिखते हैं, लिक्विड के लिए एल लिखते हैं, और गैस के लिए हम जी लिखते हैं। और जब जलीय विलयन हो, जल में घुला हो, जिसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, तो हम कोष्टक में क्या लिखते हैं? ए क्यू। क्लियर। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं रासायनिक जो समीकरण होता है उसके प्रकार, जो 2 प्रकार का होता है। अब देखिएगा, जो रासायनिक समीकरण है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हमने बात की संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा हमारे पास में होता है असंतुलित, जिसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, एक का मतलब बैलेंस और दूसरे का मतलब अनबैलेंस्ड। एक संतुलित, दूसरा असंतुलित। तो संतुलित किसे कहते हैं? बैलेंस किसे कहते हैं? जब दोनों पलड़े बराबर हो, उसी को बैलेंस कहते हैं। दोनों पलड़े बराबर है, इसका मतलब दोनों साइड का द्रव्यमान क्या हो? बराबर हो। और मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बात की थी कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं? परमाणु। और मैंने कहा था रासायनिक अभिक्रिया में कौन से नियम का पालन होता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम का। तो याद रखना दोस्तों, बैलेंस का मतलब क्या है? अगर तीर के निशान के दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या है? समान, तो किस क्या कहते हैं? संतुलित या बैलेंस्ड। और अगर परमाणु की संख्या समान नहीं है तो इसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। तीर के निशान से पहले परमाणु की संख्या, तीर के निशान के बाद में परमाणु की संख्या अगर समान है तो संतुलित, और समान नहीं है तो असंतुलित। अगर परमाणु की संख्या समान है तो दोनों साइड का द्रव्यमान भी समान होगा, और द्रव्यमान समान होगा तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या होगा? पालन होगा। और संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम को फॉलो करते हैं, जबकि असंतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करते हैं। अब कैसे नहीं करते हैं, ये हम एक एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था मैग्नीशियम रिबन का दहन। दोस्तों तो मैग्नीशियम रिबन का दहन कराते हैं तो ये Mg था, और हम इसको जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ ध्यान से समझना, ये जो एक मैग्नीशियम है ना, इसका द्रव्यमान होता है 24। आपको मैं बता रहा हूं अभी क्या होता है 24। एक ऑक्सीजन का, ओनली एक ऑक्सीजन का जो हमारे पास में मास होता है वो कितना होता है? 16। तो ऑक्सीजन कितनी है? 2, तो 2 इंटू 16 हो गए, इक्वल। यहां पर देखो mg है तो mg का 24, और ऑक्सीजन है तो 16। 24 और 16 अपने पास में कितने हो गए? 40। क्लियर। यहाँ 32 प्लस 24 कितने हो गए? 56। 56 इक्वल 40। क्या ये दोनों तीर के निशान से पहले तो आप ये देखो, तीर के निशान से पहले परमाणु की संख्या बराबर है क्या? बोलो, एक मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम। ऑक्सीजन कितनी है? 1, और ऑक्सीजन कितनी है? 2। तो यही समझ गए, तीर के निशान के पहले, तीर के निशान के बाद में परमाणु की संख्या समान नहीं है, और परमाणु की संख्या समान नहीं है, इसका मतलब ये असंतुलित है। जब परमाणु की संख्या समान नहीं है तो द्रव्यमान काय को समान आएगा? कैसे बराबर आएगा? नहीं आएगा। जब द्रव्यमान बराबर नहीं आएगा तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होगा। मान लिया ये सारे ग्राम में लिए गए तो ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में, आप देख रहे हो नॉट इक्वल,
ये बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ द्रव्यमान संरक्षण नियम फॉलो नहीं हो रहा है। अब ये असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। और बैलेंस करने के लिए हम कौन सी विधि काम में लेते हैं, हम काम में लेते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यही बनता है बस इस स्लाइड में से कि रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित करने की विधि कौन सी है। ऑप्शन ए प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि बोल दे दूसरा ऑप्शन, सी आपको बोल दे कोई पगविचलन विधि बोल दे, और डी ऑप्शन आपको बोल दिया हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल विधि। तो यही राइट आंसर है। इसी की सहायता से हम असंतुलित समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं। क्लियर। अब कैसे करेंगे, हिट करेंगे और ट्रायल करेंगे। ट्रायल मतलब ट्राई करेंगे। देखो कैसे, चलो लिखता हूं यहां, मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बन गया, MgO। अब देखो बोलो मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1। तो पहले हमें दोनों साइड ऑक्सीजन बराबर करना है। ऑक्सीजन को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, इधर ऑक्सीजन 2 और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हम यहां क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। दोस्तों हम कभी भी कोई भी रासायनिक सूत्र है उस सूत्र में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम यहाँ 2 नहीं लगा सकते, यहाँ 2 नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते। हम याद रखना, जब रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं तो किसी भी तत्व या यौगिक के रासायनिक सूत्र या संकेत के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम केवल उसके गुणांक बदल सकते हैं, आगे जो गुणा में जो संख्या लगी होती है ना उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 था, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2। जैसे ही ऑक्सीजन 2 तो मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1, तो यहाँ पर भी मैं क्या लगा देता हूँ, 2। अब आप दोनों साइड में देख लो, बोलो मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया। अब बैलेंस हो गया तो दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है, देख सकते हो। परमाणु की संख्या समान है तो दोनों साइड का द्रव्यमान भी बराबर होगा, और द्रव्यमान बराबर होगा तो द्रव्यमान संरक्षण नियम को क्या करेगा, फॉलो करेगा, इसका पालन करेगा। कैसे, देखो सिद्ध करके बताता हूं। एक मैग्नीशियम का 24 था, तो यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं, 2, 2 × 24। एक ऑक्सीजन का 16 है, तो ऑक्सीजन कितनी है, 2, 24 दूनी 48 प्लस 16 दूनी 32 इक्वल, यहाँ देखो ये 2 है, ये 2 दोनों से गुना है, Mg से भी और O से भी। चलो कोष्टक ले लेते हैं, दोनों से गुना है तो Mg का कितना होता है 24 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। 24 और 16 कितने हो गए दोस्तों, 40, और 40 दूनी कितने हो गए 80, और यहाँ 32 और 48 कितने हो गए 80। मान लिया ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। आप देख रहे हो दोनों साइड का जो द्रव्यमान है, मास है, वो इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल। तो क्लियर, इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है और दोनों साइड का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसे हम हिट एंड ट्रायल विधि से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो आज की क्लास को हम यही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ज्यादा से ज्यादा क्लास को क्या करें, शेयर करें। बस यही आपको, आपके द्वारा यही मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए। थैंक यू, गुड बाय बाय।